नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। चलिए इधर देखिए आपको हम कल बताए थे जो भारत में जो आए थे, विदेशी जो आए थे उनके विषय में कल हम आपको बताए थे। उसमें यूनानी लेखकों के विषय में बताए थे, ठीक है। यूनानी लेखकों के विषय में बताए थे, कौन भारत में आया, क्या क्या किया, उन सबके विषय में बताए थे। आज हम आपको बताएंगे चीनी लेखकों के विषय में। चीन से जो लेखक भारत, चीनी से जो यात्री आए थे विदेशी भारत में, उन्होंने क्या बताया, भारत में क्या कहा, उन सब के विषय में आज बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चीनी लेखकों में हमारे यहाँ आने वाला फाहियान था। कौन था? फाहियान। अब पूछता है फाहियान किसके दरबार में आया था, ठीक है। फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। अब हम आपको कल बताए थे कि जो है उसमें एक आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज, जिसकी फेमस पुस्तक क्या थी? इंडिका थी। तो लेकिन हम आपको बता रहे हैं फाहियान के विषय में, यह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ये चीनी जो है, चीनी मतलब क्या था, उसका नाम है जो आते हैं लेखक कह लीजिए, क्योंकि यहाँ आया था। लगभग 14 साल तक भारत में जो है भ्रमण किया और जो है यहाँ की जो दशा देखा, उन सब के बारे में जो है वर्णन किया फाहियान, ठीक है। तो पूछता है फाहियान किसके दरबार में आया था, तो आप देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। और जो है यह जो है इसकी एक फेमस पुस्तक है। इसने क्या लिखा था, तो उसका नाम है, फाहियान जो है फो क्योंकि लिखा है। क्या लिखा है? पूछता है कि इसकी पुस्तक क्या है, फो क्योंकि। फाहियान ने हाँ, लेकिन कहीं कहीं फो क्योंकि लिखा है। जो एक पुस्तक है सौरभ चौबे में फो क्योंकि लिखा है, और यहाँ कहीं दूसरे सी यू की लिखा है, वो जो है ह्यूमन सेंग आया है, ठीक है। तो आप जानते रहिएगा फो क्योंकि उसमें दिया है, फो क्योंकि लिखा है सौरभ चौबे में। अब इसमें जो दिया हो क्योंकि नामक पुस्तक लिखा। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं चीनी लेखकों में, सिर्फ यही पूछ लेगा कैसे कैसे क्रम है आने का। या क्रम नहीं पूछेगा तो कौन कौन आए थे, किसके दरबार में आए थे, आप सीधा जानिए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक थी फो क्योंकि नामक जो है इस पुस्तक लिखा है। यहाँ भारत के देखा जो है, ये तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, ठीक है। ये यहाँ की दशा देखा है, यहाँ के रीति रिवाज, प्रकृति पर्यावरण सब कुछ के विषय में वो लिखा, ठीक है। और बहुत इसके विषय में मत पढ़िएगा। आइए इसके बाद जो आता है संयुगन करके एक है, ये भी आया था। ये 518 में आया था, ठीक है। 518 इससे पूर्व है ना, क्या है? नहीं, 518 ईस्वी, 518 में आया था। 518 ईस्वी में भारत आया था। ये जो है ना 518 ईस्वी भारत आया था। इसने जो है पूरा वही जो है जानकारी एकत्रित किया था, और खास इसके विषय में नहीं है, ठीक है। इसको जान जाइए कि 5 संयुगन अगर पूछता है तो 518 में भारत आया था। ये जो है यहाँ के जो सब बौद्ध के जो लेख थे उन सबके विषय में जानकारी किया बस, और इसके बाद इसके खास कुछ नहीं है। इसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट है उसको पूछता है ह्वेनसांग। पूछता है, इम्पोर्टेंट है ह्वेनसांग। अब ह्वेनसांग के विषय में देख लीजिए। ह्वेनसांग जो था यह किसके कार्य में भारत आया था, ह्वेनसांग ने क्या लिखा था, ह्वेनसांग को क्या कहा जाता है। इसने देखिए ह्वेनसांग जो था ये जो है 629 ईस्वी में, कहने का मतलब यह है यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। और देखिए ये क्या लिखा है, ह्वेनसांग, सा से उठा लीजिए सी यू की। क्या लिखा है? इसकी पुस्तक क्या थी? इसकी पुस्तक सी यू की लिखा था। ये भी लगभग 15-16 वर्ष तक रहा, पूरे यात्रा मिला के। सौरभ चौबे में तो दिए हैं 14 वर्ष तक दिए हैं, इसमें 16 वर्ष 13 वर्ष तक रहा, पूरे यात्रा मिला के इसको बताए हैं। लेकिन अब आप थोड़ा सा इतिहास बता दे रहे हैं। ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन काल में आया था, इसको जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यात्रियों का जो है
राजकुमार कहा जाता है। किसको? कभी कभी पूछता है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता था? ह्वेनसांग को। कब आया था? 629 में आया था, जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में। हर्षवर्धन आप जान रहे हैं ना, एक वर्धन वंश था। वर्धन वंश के जो थे उसमें जो है प्रभाकर वर्धन थे। थोड़ा सुन लीजिए तब इसके विषय में बताते हैं। हर्षवर्धन के विषय में जानकारी करिए। हर्षवर्धन जो था ये जो है एक वर्धन वंश था, पुष्यभूति। इसका जो संस्थापक था उसके जो है 3 बच्चे थे, राजवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। ठीक है, राजश्री उसकी पुत्री थी प्रभाकर वर्धन की। उसके बाद जो है तो जो प्रभाकर वर्धन था वो अपनी पुत्री का विवाह जो है यहाँ के गृहवर्मा थे उनसे कर देता है। ठीक है, गृहवर्मा से करता है। उसके बाद जो है जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती तो गृहवर्मा से जो है शशांक था। ठीक है, एक गौड़ शासक था शशांक। वो जो है और जो है देवगुप्त के साथ मिलकर उसके ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण करता है। किसके ऊपर? गृहवर्मा के ऊपर। ठीक है, मौखरी नरेश थे। गृहवर्मा कहाँ के थे? मौखरी नरेश बोले थे। मौखरी वंश का जो राजा था, मौखरी वंश के राजा के साथ जो है प्रभाकर वर्धन अपनी पुत्री राजश्री का क्या करता है? विवाह कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो है जो शशांक था वो और जो है देवगुप्त दोनों मिलकर उसके ऊपर आक्रमण करते हैं, मौखरी वंश के राजा गृहवर्मा के ऊपर, और उसको क्या करते हैं? मार डालते हैं और राजश्री को बंदी बना लेते हैं। ठीक है, बंदी बनाने के बाद जो है जब ये सुनता है राजवर्धन, तो राजवर्धन वहाँ जाता है और जो है उनको परास्त कर देता है, लेकिन धोखे से शशांक जो है उसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। तब उसके बाद हर्षवर्धन बचता है, वही शासक बनता है। ठीक है, हर्षवर्धन जो है जाता है तो राजश्री को जो है वो जब वो जान जाता है कि हर्षवर्धन आ रहा है, हर्षवर्धन बहुत प्रतिभाशाली शासक था। ठीक है, बहुत महान शासक था। वो जो है पूरी संपत्ति को इकट्ठा करता था, हर 5 साल आके इलाहाबाद में क्या कर देता था? दान कर देता था। तो उसके बाद जो है वह छोड़ देता है राजश्री को, और राजश्री भी पहाड़ियों में जा रही थी आत्महत्या करने के लिए, लेकिन जो है हर्षवर्धन जाता है उसको बचाता है। उसके बाद जो है शशांक तो गायब ही हो जाते हैं। इसके बाद जो है बहन और भाई दोनों मिलकर राजगद्दी चलाते हैं और जो है कन्नौज की राजधानी बनाते हैं। तो यही हर्षवर्धन है। ठीक है, इसी के शासनकाल में 629 में कौन आया था? ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग को जो है यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। यह जो है पुस्तक लिखता है सीयू की। ठीक है, और इसको जो है एक बार डाकू ने अपहरण कर लिया था। किसको? ह्वेनसांग को, लेकिन ये बच गया, नहीं तो उसकी जो है बलि चढ़ा देते हैं, हत्या कर मतलब मार देते हैं। ठीक है, 629 में आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, सीयू की इतने लिखिए। इसके बाद जो है चौथा है इसिंग आया था। कौन आया था? इसिंग करके था, ये आया था। इसिंग बहुत खास नहीं है, मतलब ये भी आया था, मतलब विचार अपने दिए थे। इसिंग जो है 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने जो है विवरण दिया है 7वीं शताब्दी में। 7वीं में भारत आया था। कभी कभी पूछता है ना, क्रम पूछता है कैसे कैसे कौन आए हैं, या चीनी लोग के विषय में, उसको मैं ट्रिक बता दे रहे हैं, आप जान जाएंगे। 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने जो है अपने विवरण नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो है वर्णन किया है। आया था नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला। विश्वविद्यालय का वर्णन किया। ठीक है, विश्वविद्यालय का वर्णन किए। चार लोग ये चीनी थे जो भारत में आए थे। ठीक है, अब इनका क्रम कैसे याद करेंगे, एक ट्रिक आपको बताते हैं, ट्रिक लिख लीजिएगा, छोटा सा जान जाइए कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, फांसी हुई, क्या? हाँ, चीनी वालों की फांसी हुई और सही है। चीनी लेखकों की फांसी हुई, ये आपको आसान है। ठीक है, चीनी लेखकों की फांसी हुई आप ट्रिक बना लीजिएगा। इसी के माध्यम से आप याद कर सकते हैं कौन कौन जो है क्रम में आए थे। ठीक है, अब फांसी हुई का मतलब ये हो जाता है, फांसी हुई का मतलब फा से कौन हो गया? फायान हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। सी से सोंग्यू था,
ये भी आया था, चीनी था, ठीक है। 518 में आया था। भारत में आकर एक बौद्ध धर्म के जो प्रतिनिधि थे सबको इकट्ठा किया था, बौद्ध धर्म की प्रतिनिधियों को जो है इकट्ठा किया। सी से सिंगल हो गया, फांसी। हु से ह्वेनसांग हुआ। ह्वेनसांग को हमने आपको बताया है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। प्राचीन यात्रियों का इसे राजकुमार कहा जाता था। शिव की नामक पुस्तक लिखा। हाँ नहीं, मध्यकालीन राजकुमार मार्को पोलो को कहा जाता था। प्राचीन यात्रियों का राजकुमार इसे कहा। अगर मध्यकालीन राजकुमार पे तो मार्को पोलो आ जाएगा, ठीक है, ये भी कंफ्यूज करता है। प्राचीन यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेनसांग था, और मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कौन था? मार्को पोलो था, ठीक है। ये दोनों में अंतर है, चलो उसको बता दे रहे हैं। जो है ये फांसी हुई एक ट्रिक है, इसी के माध्यम से हम आप बैठा सकते हैं, आया था, ठीक है। भारत के हाथ की रहा, मतलब वर्णन किया, हर चीज़ को जाना समझा, ठीक है। तो इसी हिसाब से क्वेश्चन बोलते हैं। आइए आपको बताते हैं थोड़ा सा जो है पुरातत्व संबंधित से मिलने वाली जानकारी। देखिए पुरातत्व संबंधित जो है इससे मिलने वाली जानकारी क्या है, कैसे कैसे मिला है। तो पूरा भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता था? भारतीय पुरातत्व को पितामह किसे कहा जाता था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। ये भारतीय पुरातत्व को पितामह पूछता है, भारतीय पुरातत्व के पितामह किसे कहा जाता था? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता था। हर समय क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बोगाज गोई अभिलेख से वैदिक देवता का नाम मिलता है। देखिए बोगाज गोई एक अभिलेख है, तमाम प्रकार के अभी हम आपको अभिलेख बताते हैं। बोगाज गोई जो अभिलेख है इससे जो है वैदिक देवता के नाम मिलते हैं। और वैदिक देवताओं को नाम बताइए। तो वैदिक देवताओं का नाम क्या था? मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य, ये वैदिक देवताओं का नाम है। एक लाइन में याद कर लीजिएगा, एक लाइन में ट्रिक बना के भूल जा, बहुत पूछता है कि वैदिक देवताओं का नाम बताइए, ठीक है। वैदिक देवताओं का क्या नाम है? मेवानाई, बस मेवानाई से लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। में से क्या हो जाएगा? मित्र, ठीक है। वा से वरुण हो जाएगा, ना से नासत्य, ई से इंद्र, ठीक है। वैदिक देवताओं का नाम पूछता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो आप एक लाइन में याद कर लेंगे मेवानाई। यानी माँ से जो हो जाएगा, माँ से जो हो जाएगा, हाँ मित्र हो गया, वा वरुण, ना से नासत्य, ई से इंद्र। क्लियर हो गया ना यहाँ तक? आइए फिर देखते हैं भारत का जिक्र जो है, सबसे पहले भारत का जिक्र कहाँ मिलता है? भारत का जिक्र सबसे पहले, भारतवर्ष का उल्लेख या भारतवर्ष का जिक्र कहाँ सबसे पहले मिलता है? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? भारत का जिक्र सर्वप्रथम खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कभी कभी पूछता है कि भारतवर्ष का उल्लेख या भारतवर्ष का जिक्र सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी, यानी दुर्भिक्ष की जानकारी किससे मिलती है? जो अकाल और काल पड़ता था, दुर्भिक्ष जो पड़ता था उसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ मिलती थी? एक है जो है दुर्भिक्ष की जानकारी सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। क्या किससे मिलता है? सोहगौरा अभिलेख से मिलती है किसकी? दुर्भिक्ष की जानकारी, ठीक है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है। वन लाइनर क्वेश्चन में पूछता है कि दुर्भिक्ष की जानकारी हमें सबसे पहले कहाँ मिलती है? सोहगौरा अभिलेख से दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है। हाथी गुफा, खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो है संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित, संकट काल में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का, देखिए सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी मिलती है यहाँ से। उसके बाद इमरजेंसी जब दुर्भिक्ष पड़ गया, यानी सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, तो खाद्यान्न को सुरक्षित रखने की जानकारी कहाँ से मिलता है? इसी से मिलती है, सोहगौरा अभिलेख से, ठीक है। खाद्यान्न को सुरक्षित रखने की जानकारी मिलती है। आप समझ लो उन्होंने समय व्यवस्था रही, खाद्यान्न सुरक्षित रख ले रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े जो मिल रहे हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो से खुदाई होने के बाद मिले हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान मिला है, वो स्नान करने वाला मिला है, और इसमें जो है अनाज रखने का भी मिला है। तो कहने का मतलब दुर्भिक्ष जब पड़ा है सोहगौरा अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है, और खाद्यान्न को सुरक्षित रखने की भी जानकारी मिलती है सोहगौरा अभिलेख से। इसके बाद सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी अभिलेख से मिलती है। भीतरी अभिलेख किसका है? स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का। लिखिए सर्वप्रथम हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी अभिलेख से, स्कंद गुप्त के
भीतरी अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। पूछता है कि भीतरी मतलब भीतरी अभिलेख किसका है, तो किसका है, स्कंदगुप्त का। इसमें क्या मिलती है, हुण आक्रमण की जानकारी मिलती है। हुण भारत पे जब आक्रमण किए थे इसकी जानकारी जो है भीतरी मतलब भीतरी अभिलेख से मिलती है। किसका है, स्कंदगुप्त का है। ठीक है। सती प्रथा बहुत पूछता है, सती प्रथा की जानकारी सबसे पहले किससे मिलती है, किस अभिलेख से, सती प्रथा की। हाँ, सती प्रथा की जानकारी हमें सर्वप्रथम एरड़ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है, एरड़ अभिलेख से, एरड़ अभिलेख से मिलती है। सती प्रथा की जानकारी सबसे में किस मिलती है, एरड़ अभिलेख से। उसमें जो है ना एक भानुगुप्त था, भानुगुप्त की सेना की तरफ से कौन लड़ रहा था, भानुगुप्त की सेना की तरफ से मूलराज लड़ रहा था। ठीक है, मूलराज जो था भानुगुप्त की सेना की तरफ लड़ रहा था। गोपराज, मूलराज नहीं गोपराज था, क्या था, गोपराज। और गोपराज की पत्नी, गोपराज वहीं मर जाता है, उसी की पत्नी सती हुई थी। किसकी, गोपराज की। इसकी किसकी सेना में था, भानुगुप्त की सेना में था। कहाँ से जानकारी मिलती है, एरड़ अभिलेख से। भानुगुप्त के एरड़ मतलब सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी सर्वप्रथम हमें एरड़ अभिलेख से मिलती है। और एरड़ अभिलेख किसका है, किसका एरड़ अभिलेख, हाँ, उसमें जो है भानुगुप्त को जो है तरफ से कौन लड़ रहा था, गोपराज लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था, गोपराज। वही गोपराज मर जाता है, वही गोपराज की पत्नी सती होती है। ठीक है, गोपराज की पत्नी, लिखना तो लिख लो, गोपराज की पत्नी सती हुई थी, सती हुई थी। और गोपराज जो है वही भानुगुप्त की जो सेना थी उसकी तरफ से लड़ रहा था, वो मर गया तो उसकी पत्नी जो है सती हुई थी। ये जानकारी सबसे पहले हमें कहाँ मिलती है, एरड़ अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है, एरड़ अभिलेख से मिलती है। इसके बाद देखिए रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो मंदसौर अभिलेख से मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मंदसौर अभिलेख से मिलती है, अभिलेख से मिलती है। देखिए बहुत विस्तार है, लेकिन हम आपको इम्पोर्टेंट चीज़ छाड़ के समझा दे रहे हैं। एक दो बार आप किताब भी पढ़ लेंगे, इधर समझ लेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, आप पढ़े हैं, घर पे जाके किताब पढ़ लेंगे, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब पूछता है रेशम बुनकरों की जानकारी कहाँ मिलती है, तो आप जाइए मंदसौर अभिलेख से मिलती है। कश्मीर में नौपाषाणी पुरास्थल है जहाँ से गर्तावास मिल, देखिए कश्मीर में एक नौपाषाणी पुरास्थल है, वहाँ से गर्तावास मिले हैं। गर्तावास का मतलब क्या होता है जान रहे हैं, हाँ, गड्ढे के। ठीक है, गुरजहोम स्थान है, वहाँ से मिले हैं। और मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। कभी कभी पूछता है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है, बुरजहोम से। ये कहाँ है, कश्मीर में। ठीक है, नौपाषाणी का स्थल है वहीं जो, हाँ, नौपाषाणी का स्थल है, यहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं। ठीक है, कृषि के जो है प्राचीनतम साक्ष्य वही मेहरगढ़ से मिले हैं। अगर चावल पूछ लेगा, चावल से कहाँ पूछेगा, अब तो अब नए में आ गया है, लहुरादेव आ गया है चावल के साथ। ठीक है, और प्राचीन गेहूं के पूछेगा तो मेहरगढ़ से पूछेगा। तो वही हम आपसे बता रहे हैं, कश्मीर में नौपाषाणी पुरास्थल है जहाँ से गर्तावास मिले हैं। पूछता है गर्तावास कहाँ मिला है, कश्मीर से जो है मिला है। और गर्तावास जो मिला है वहाँ जो है मालिक के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, और कृषि के प्रथम साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। ठीक है, नौपाषाणी का स्थल में। आइए फिर आप देखते हैं प्राचीन सिक्कों के आहत सिक्कों कहा जाता है। प्राचीन जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, आहत सिक्का कहा जाता है। पूछता है आहत सिक्के क्या है, प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और सिक्कों को अध्ययन को क्या कहा जाता है, कोई बता सकता है, हाँ, न्यूमिस्मेटिक। बहुत अच्छा, न्यूमिस्मेटिक सिक्कों के अध्ययन कहा जाता है। और जो है पुरातत्व को जो अध्ययन होता है इसे क्या कहा जाता है, अभिलेखों के अध्ययन को। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहा जाता है, लिख लीजिएगा, अभिलेखों के अध्ययन को, लेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। पूछता है एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ये अभिलेखों के अध्ययन कहा जाता है। और सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्टेटिक कहा जाता है, न्यूमिस्टेटिक कहा जाता है। आइए देखिए कुछ जो है अभिलेख हैं। पूछता है अभिलेख किसके हैं,
जैसे पूछ लिया हाथी गुफा अभिलेख किसका है, तो हाथी हमने शुरुआत में ही बताया था कि हाथी गुफा अभिलेख किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का है, जिसमें हमें भारतवर्ष की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो आइए देखिए कुछ अभिलेख, आपको अभिलेख का हम नाम बता रहे हैं, किसका किसका अभिलेख है, 2-3 बार पढ़ेंगे आप, इधर देखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, और पूछता भी है किसका अभिलेख है और उसमें दे देगा टिक मारने का रहेगा। देखिए हाथी गुफा अभिलेख तो आप क्लियर हो गया किसका है, कलिंग नरेश खारवेल का है। ठीक है, अभिलेख का मतलब वही जो सब लिखाया जाता है, शिलाओ उलाओ जो लिखा जाता है, उन्हीं से हमने आपसे बताया था कि इतिहास की जानकारी हमें कहाँ मिलती है। इतिहास की जानकारी के स्रोत जो है अभिलेख हैं, मृदभांड हैं, सिक्के हैं, और इधर आइए यात्रियों का जो विवरण है, उसके बाद जो है वेद पुराण जो बताए थे, तमाम प्रकार के इनसे हमें जो है ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती है। तो उसी में जो है हम आपको बता रहे हैं अभिलेख, तो हाथी गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। फिर इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख आ गया। जूनागढ़ अभिलेख जो है गिरनार अभिलेख है, इसे किसका है, रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है, रुद्रदामन का। फिर अगले बात है नासिक अभिलेख, गौतमी बालश्री का है। नासिक अभिलेख किसका है, गौतमी बालश्री का है। इसके बाद प्रयाग स्तंभलेख किसका है, बता सकते हैं, बहुत पूछता है। हाँ, समुद्रगुप्त का है। प्रयाग स्तंभलेख जो है समुद्रगुप्त का है। पूछता है ना, कभी कभी पूछ लेता है, प्रयाग स्तंभलेख किसका है, समुद्रगुप्त का है। एक हाथी किसका है, खारवेल का है। जूनागढ़ किसका है, रुद्रदामन का है। तो आइए ये होल अभिलेख किसका है, ये होल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। पुलकेशिन द्वितीय का है। देखिए पुलकेशिन द्वितीय जो है, ये भी जो है पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन को परास्त किया था। ठीक है, हर्षवर्धन जब दक्षिण में जाता है नर्मदा नदी पे जो है पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को क्या कर देता है, हरा देता है। लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को कौन हराता है, नरसिंह वर्मन हराता है। ठीक है, जब वहाँ पढ़ेंगे तो जानकारी होगी। इसके बाद जो है ग्वालियर अभिलेख है प्रतिहार नरेश। प्रतिहार नरेश जगह कम है, आप लिख लीजिएगा। प्रतिहार नरेश किसका है, प्रतिहार नरेश भोज का है। भोज का है, ये आपको याद करना पड़ेगा, 1-2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। हाथी गुफा याद ही हो गया, जूनागढ़ रुद्रदामन याद ही है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र, प्रयाग सीधा जा रहे हैं समुद्रगुप्त का है। सौगौरव अभिलेख जो है पुलकेशिन द्वितीय का है। उसके बाद ग्वालियर अभिलेख जो है प्रतिहार नरेश भोज का है। भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख अभी हम आपको बता रहे थे, भीतरी अभिलेख किसका, उधर ही बताए थे। भीतरी अभिलेख किसका है, हाँ, स्कंदगुप्त। इसमें हूणों की जानकारी मिलती है। ठीक है, हूणों को जो है परास्त किया था कौन, स्कंदगुप्त। सबसे ज्यादा हूण आक्रमण किसके समय में हुए थे, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। तो कहाँ से जानकारी मिलती है, इसके जो है भीतरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, यहीं तक आपको बताएंगे, फिर अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।